हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 146 क्लास के अंदर। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें चाहे हमारे ओपिनियन आर्टिकल्स हों, चाहे एडिटोरियल आर्टिकल्स हों, चाहे न्यूज़ आर्टिकल्स हों जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेस करते हैं, उनकी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, उनका एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड एनालिसिस करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे जो डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026, इसके अंदर बहुत सारी हमें न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र आ रही है। जो जितने भी हमारे सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, केपीके के हैं, पंजाब के हैं, वो भी अपनी न्यू डेवलपमेंट्स कवर कर सकते हैं, न्यू अपडेट्स जो है यहाँ पर अपने नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और मसला आ रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर हम नोट्स मेकिंग कैसे करें। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो कल के लेक्चर्स में बता चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो न्यू आने वाले होते हैं फिर उनको बताना पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। नोट्स मेकिंग बेसिकली बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक नोटबुक लें, अपनी नोटबुक लेने के बाद ऊपर आप टॉपिक लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट का रिलेटेड टॉपिक है तो आप क्लाइमेट के ऊपर हेडिंग दे दें। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का रिलेटेड टॉपिक है तो आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हेडिंग दे दें। रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स देखने को मिल रहा है तो उसकी हेडिंग दे दें। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का एक अलग से पेज बना ले, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, वो एक अलग से पेज बना। इकॉनमी का अलग से पेज बना ले, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं या यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके लिए आप एक अलग जो है यहाँ पर जो है अपना पेज बना सकते हैं, ठीक है। अब उसका करना क्या है कि जो हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इकॉनमी के रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इकॉनमी के अंदर जो हम फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करते हैं, जहाँ हम जो कोई इकोनॉमिस्ट कोई स्टेटमेंट देते हैं या हमें कोई रेमेडीज़ देखने को मिल रही है या कुछ सजेशंस देखने को मिल रही हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं उसकी कॉजेस बहुत सारी हमें देखने को मिल रही होती है, ठीक है। नो डाउट जो हम यहाँ पर एक आध ओपिनियन डिस्कशन करते हैं उसमें हमें जो है वो कह लें कि चीज़ें जो है ना एक दो केस इन पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। पूरा आंसर तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपके एक डेली बेसिस के ऊपर आप जब चीज़ों को ऐड करते जाएंगे तो देन आपके लिए जो आपके पास जो नोटबुक है उसके अंदर जो टॉपिक है वो आपका एक कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा विद न्यू डेवलपमेंट्स के साथ, ठीक है। क्योंकि आप फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करेंगे, कॉजेज ऐड करेंगे, उसके बाद रेमेडीज़ है, सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, वो सारी चीज़ें आप ऐड करते जाएंगे। जिस तरह हम यहाँ पर मलिया लोधी साहिबा को डिस्कस करते हैं, इशरत हुसैन साहब को डिस्कस करते हैं, मोहम्मद राना साहब को यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब जितने भी हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स को या जो ओपिनियन देते हैं उनको डिस्कस करते हैं तो वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। और उसके बाद जो आपके न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो आपके टोटल यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है या इकोनॉमी के अंदर हमें कोई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है या गवर्नेंस के रिलेटेड है या नेशनल लेवल के ऊपर है, रीजनल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर है, तो पूरे डॉन न्यूज़पेपर जितना भी है हम उसका एनालिसिस करते हैं और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनको पिक करते हैं और उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बता देते हैं कि ये इकोनॉमी के रिलेटेड है, गवर्नेंस के रिलेटेड है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स के है, ये फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड है, तो वो आप ऐड करते जाए। वहाँ पर मेन स्टेटमेंट्स आपने ऐड करनी है, फैक्ट्स हैं, फिगर ऐड करने हैं, रिकमेंडेशंस है, सजेशंस है, कोई रूट कॉजेज हमें देखने को मिल रही है तो वो आपने ऐड करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने, सबसे पहले हम ओपिनियन आर्टिकल्स की तरफ जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको डिकोड करते जाएंगे दोस्तों। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक दफ़ा कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी के रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्नड नो बेटर देन वी डिजर्व। उनके कहने का मतलब यह था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा निज़ाम है जो हमें एक ऐसी हुकूमत प्रोवाइड करती है जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्यों ऐसे कही गई कि हम डिजर्व करते हैं वो मिल, आप यहां पर आप क्वेश्चन करेंगे सर हम जो डिजर्व करते हैं वो मिल तो नहीं रहा, लेकिन इसके लिए भी
यू आर रिस्पॉन्सिबल, यही चीज यहां पर कही गई है। कहा यह गया, आपने वो स्टेटमेंट तो सुनी होगी ना अब्राहम लिंकन वाली, डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, वो तो तमाम एस्पिरेंट्स को रटी हुई है ना, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है ना वो अवाम की है, जनता की है। तो रिप्रेजेंटेटिव यहां पर कौन चूज करते हैं? आप लोग खुद करते हैं अपने लिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। तो आप जैसे लोग चूज करेंगे वही ना हुकूमत में आएंगे, तो फिर आप उसी के लिए तो डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वैसी हुकूमत आए। वो एक अलग बात है कि जैरीमैंडरिंग है, डेमागोगरी है, धांधली हो रही है, वो एक अलग चीज है, वो उसको अलग रखें। हम अपनी बात कर रहे हैं यहां पर कि हमें वो कह ले कि ऐसी ही हुकूमत मिलती है जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं। वो इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट कौन करता है, उनको चूज कौन करता है? वो पब्लिक करती है, जनता करती है, हम और आप करते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमने यहां पर इसको डिकोड किया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे ओपिनियन आर्टिकल्स, और हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स भी रहेंगे, लेकिन दोस्तों आज हमारे पास टॉपिक्स कम है। इसके अलावा जो जितने भी न्यूज आर्टिकल्स है नेशनल लेवल के ऊपर था, उसके बाद बैक पेज है, चाहे हमारा बिजनेस पेज है, इंटरनेशनल पेज है या फ्रंट पेज है। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। उसकी वजह से सारे ही आर्टिकल्स हैं जो इसी वॉर के जो हमें देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे जो है वो कितने टेररिस्ट मारे गए, ये टोटली यही चीजें यहां पर कही जाए। तो इसलिए उन आर्टिकल्स को हमने यहां पर ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके ऊपर बहुत सारी न्यूज सुन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ईरान और जो यूएसए और इजराइल का मामला थोड़ा बढ़ चुका है, यहां पर भी अटैक देखने को मिले, तो ये भी आर्टिकल्स लेकर हमने ये ऐड नहीं किए यहां पर, ठीक है। एक आध एडिटोरियल भी था, वो भी हमने ऐड नहीं किया। उसके पीछे रीजन क्या है? जितनी देर कोई सोल्यूशन नहीं आ जाता, ठीक है। अब खबरें तो ऑलरेडी आप सुन रहे हैं, हमारा काम इधर खबरें देना नहीं है, खबरें आप ऑलरेडी सुन रहे हैं, ठीक है। तो हम वो आर्टिकल्स जो फ्रंट पेज वाले, बैक पेज वाले, इंटरनेशनल पेज वाले, तो वो हमने यहां पर ऐड नहीं किए। उसके पीछे रीजन क्या है कि टोटली अगर न्यूज देखेंगे तो यहां पर इंडिया और अफगानिस्तान वाला मामला चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ऐड नहीं किया। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट्स आती है, कोई निगोशिएशंस होते हैं, जैसे हमने अफगानिस्तान का छोटी सी एग्जांपल ले लें, जैसे हमने यहाँ पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अक्टूबर के अंदर 48 आवर्स वॉर हमें देखने को मिली, तो किसने मेडिएटर रोल प्ले किया? कतर ने किया, फिर इस्तांबुल ने किया, ठीक है, टर्की ने, ठीक है। टर्की के अंदर 3 टाइम जो है यहाँ पर निगोशिएशंस हुए, लेकिन उनका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान ऑलरेडी डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के लिए रेडी था, बहुत सारी कोशिश भी की, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है ये डिस्कशंस कर चुके हैं। जो अब मैं सिर्फ थोड़ा बताना चाह रहा था कि ये कोई न्यू डेवलपमेंट्स आएगी ना, कोई टॉक्स होते हैं या कोई मेडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं, नो डाउट अभी बहुत सारे कंट्रीज मेडिएटर रोल प्ले करना चाहते हैं। यहां तक कि ईरान के अपने कंट्री में यहां पर वॉर लगी और वो भी चाहता है कि यहां पर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में सुलह हो जाए, ठीक है। अब उसके भी नेशनल इंटरेस्ट है, वो एक फिर लंबी डिबेट हो जाएगी। उसके बाद अगर देखा जाए फिर सऊदी अरेबिया से भी कॉल आ रही है, टर्की से भी आ रही है, यूएई, कतर, तो ये कॉल्स वगैरह सारी चीजें चल रही है। ट्रंप की भी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, ठीक है। तो जैसे ही कोई न्यू डेवलपमेंट्स आती है देन हम ऐड करेंगे। लेकिन आज हमारे पास इशरत हुसैन साहब, आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, उन्होंने बुक जो लिखी इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, आप देखें एक एक चीज को उन्होंने डिस्कस, ये फॉर्मर गवर्नर भी रहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। तो इनकी जो आज स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और आईएमएफ का रिलेटेड है। बात कर रहे थे कि आईएमएफ से कैसे जो है हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो उसी के लिए इन्होंने आज चीजें बताई है कि 5 पिलर्स है जिनको हम यहां पर अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले उन्होंने और चीजें भी बहुत सारी यहां पर डिस्कशंस की, पूरे रीजनल लेवल के ऊपर जो हमें चेंजिंग देखने को मिल रही है, या ग्लोबल लेवल के ऊपर जिस तरह प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रही है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है, वो सारी चीजें यहां पर ऐड की गई हैं। तो आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बजट पेश किया जा रहा है 2026 से लेकर 27 तक, वो अभी भी अंडर सेकंड, जो हमें सेकंड बजट है, ये जो आईएमएफ के कंडीशंस के अंडर काम कर रहा है। लेकिन इशरत हुसैन साहब ने ये कहा कि ये सेकंड बजट आखिरी होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, ताकि हम नेक्स्ट बजट तक जो है आईएमएफ के पास दोबारा ना जाना पड़े। ये चीज है, और इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमें चीजें देखने को मिल रही है जो नोट डाउन करने वाली हैं, ठीक है दोस्तों।
तो बजट 2027 एज ए ब्रिज फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ बाय इशरत हुसैन। ठीक है, सेकंड हमारे पास रहने वाला है यहां पर सिल्वर लाइनिंग, ये केस स्टडी रहेगा। जब भी हम बात करते थे ना वुमेन एजुकेशन की या जेंडर इनक्वालिटी की, तो सबसे पहले कौन से यहाँ पर कंट्री के एग्जाम्पल देते थे? अफगानिस्तान की। लेकिन अब जो है यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सीरिया के वुमेन्स के। आपको पता है कि दिसंबर 2024 तो यहाँ पर जो बशर असद है उनकी गवर्नमेंट को यहाँ पर टॉपल कर दिया गया है और अभी सीरिया के अंदर इन टर्म गवर्नमेंट चल रही है। तो अब यहाँ पर एक हमें नेशंस अनरिटर्न फ्यूचर, ये किसके बारे में बेसिकली कहा जा रहा है? वुमेन्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पर सीरियन वुमेन्स पॉलिटिकल मूवमेंट जो यहां पर स्टार्ट की गई है 2017 के अंदर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मरियम जलाबी भी है यहां पर, इनको डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक केस स्टडी आपको मिल जाएगा कि जो सीरिया के अंदर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जैसे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है तो वुमेन को अभी अपना रोल प्ले करके जो अनरिटन फ्यूचर है उसको रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो वो बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड नंबर पर है फीडिंग इज नॉट इनफ, पाकिस्तान साइलेंट फूड क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम की तरफ से जो हमें रिपोर्ट देखने को मिल रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है ना हमें फैक्ट्स एंड फिगर मिलेंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फूड क्राइसिस जो हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से बीमारियां जो देखने को मिल रही है उनके जो है कह ले कि कितने परसेंटेज जो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 34% जो है ऐसे बच्चे भी हैं जिनको जो है नशोनुमा की प्रॉब्लम है, उनकी कमी है उसमें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिल रहा है, नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर तबाह हो रहा है, आपका फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, वाटर शॉर्टेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं, और ये मैं डेली हर लेक्चर में बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ कि जितने भी ओल्ड है डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर लेने वाले हैं वो चाहे वीडियो को आगे करके देख लिया करें, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करना। ये एक पॉजिटिविटी है। देखिए, पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन बट नॉट कम फ्रॉम एनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो यही चीज है। तो वोकैब जो बेसिकली आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत प्रिपेयर करें, बल्कि राइटिंग स्किल के अंदर इसको यूज करें। राइटिंग प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो उसके वक्त आप यूज करें। एक वोकैब का बैंक बनाएं इन शॉर्ट, ताकि आप जो है जब क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आपके पास वोकैब बैंक होगा, तो आप रेलिवेंट जॉर्गन्स, रेलिवेंट वर्ड्स, रेलिवेंट वोकैब, रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज को यूज कर सकते हैं और अपना एक्सप्रेशन भी ठीक कर सकते हैं, स्टेटमेंट को मोल्ड करके भी लिख सकते हैं, अपना डिस्कोर्स भी ठीक कर सकते हैं, जो अम्ब्रेला टर्म है। मेटोनमी की बात कर रहा हूँ, कोहेरेंस कोहेजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने फर्स्ट ओपिनियन आर्टिकल्स की तरफ जो हमारे पास इशरत हुसैन साहब की, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बजट टू 2026 टू 27 एज ए ब्रिज। देखो दोस्तों, ये मैं पहले भी इसके ऊपर काफी डिस्कशंस कर चुका हूं IMF के बेल आउट प्रोग्राम को लेकर। उसके बाद अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम भी एक मीटिंग बुलाई थी कि IMF प्रोग्राम से कैसे जो है हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो ओपिनियन लिखी है बेसिकली इशरत हुसैन साहब ने लिखी है। ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। लेकिन इन्होंने जो ये ओपिनियन दी है, इन्होंने कहा है कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है, जो हमारी अभी इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है या उसके ऊपर स्टैंड कर रही है। ठीक है, पहले हमारी इकोनॉमी किसके ऊपर स्टैंड करे? स्टैग्नेशन के ऊपर। देन जो हमें जो ही IMF बेल आउट प्रोग्राम मिला या फॉरेन एड्स मिली या फंड्स मिले, तो हमारी इकोनॉमी किस तरफ चली गई? स्टेबलाइजेशन की तरफ चली गई। ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बजट यहां पर पेश किया जा रहा है वो ऐसा बजट होना चाहिए जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यहां पर एक कह ले कि ग्रोथ रोड मैप होना चाहिए आपका। ये चीज बेसिकली कही जा रही है। अब ये इसके अंदर 5 पिलर्स भी है, पूरी चीजें जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको जो है यहां पर ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सकता है। की कॉन्टेक्स्ट और स्टैक्स की बात की जाए, IMF प्रोग्राम टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो प्रोग्राम है ये कह ले कि यहां पर 2027 के अंदर एंड हो रहा है दोस्तों। दिस बजट इज लाइकली टू पेनल्टीमेट अंडर द प्रोग्राम, और ये जो है कह लें कि जो हमारा बजट पेश किया जा रहा है ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके आखिर होने से पहले किया जा रहा है। ठीक है,
पेश किया जा रहा है, मेकिंग इट गवर्नमेंट्स स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट रेडीनेस फॉर द डिसाइसिव एग्जिट। और ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के पास कि वो इजीली जो है आईएमएफ से एग्जिट कर सकती है अगर सही इसके ऊपर काम करती है और इसको एक ग्रोथ रोड मैप की तरफ अगर लेकर जाया जाता है तो बजट को। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पर कमेंटेड किया था। ठीक है, ये मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पर कि बेसिकली जो है आईएमएफ से जो है हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए स्टेबलाइजेशन गेन्स अचीव, तो अगर देखा जाए कुछ ना कुछ यहां पर अचीवमेंट होते हुए भी नजर आई है। अकॉर्डिंग टू इशरत हुसैन साहब, पाकिस्तान हैज मेट आईएमएफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, इन्फ्लेशन हैज मॉडरेटर। अगर देखा जाए तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन यहां पर हमें मॉडरेट होते हुए नजर आई, इन्फ्लेशन कम होते हुए नजर आई दोस्तों। एक्सचेंज रेट हमें यहां पर देखने को मिला है। उसके बाद फिजिकल डिसिप्लिन भी जो है वो काफी इंप्रूव हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो जो हमें बेल आउट प्रोग्राम मिला, तो नो डाउट जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमें किसी ना किसी तरफ तो जाना ही पड़ना था ना। ठीक है, पैसे आएंगे तो फिर ही आपकी इकोनॉमी चलेगी ना। तो वो एक मजबूरी थी कि नीड ऑफ आर थी कि दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ा। नो डाउट पहले भी जाते रहे, अभी भी 25 हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, 25वां। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो उससे काफी बेहतरी भी आई है स्टेबलाइजेशन की अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन आपकी यहां पर कम हुई है। ठीक है, दूसरा ये है एक्सचेंज रेट में बेहतरी है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल डिसिप्लिन भी काफी इंप्रूव हो चुका है। तो ये यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी जो यहाँ पर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर मीटिंग बुलाई के आईएमएफ को जो है बेसिकली हम कैसे छोड़ सकते हैं या कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो काफी यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात की गई थी, तो उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बता दूं तो यहाँ पर वो कहा गया था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ रिफॉर्म्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं जो अभी जो है वो चल रहे हैं दोस्तों, ऑन गोइंग है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी क्या है, यहां पर नेशनल टैरिफ पॉलिसी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। अब ये एक चीज ऐड नहीं है लेकिन मैं ऐड कर देता हूं यहां पर कि अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उन्होंने बताया था कि जो पाकिस्तान की टैरिफ पॉलिसी है, जो उनके एग्रीमेंट्स है, वो बड़े सुपरफिशियल से है, पाकिस्तान को उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। ठीक है, तो टैरिफ पॉलिसी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। सेपरेशन ऑफ टैक्स पॉलिसी, सेकंड ये बात की गई थी कि टैक्स रिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, अब टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है या पॉलिसी रिफॉर्म्स है या कह लें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर वीट और शुगर ट्रेड, इनकी तजारत में हमें यहाँ पर डीरेगुलेशन देखने को मिल रही है। एफबीआई डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है, ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जब बात की जाए तो हम बार बार यहाँ पर एक ही सजेशन देते हैं कि सिस्टम डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है लेकर जाया जाना चाहिए। ठीक है, अब डिस्कोज प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पर चल रही है, जिस तरह पीआई आपका रिसेंटली जो है यहाँ पर प्राइवेटाइज किया गया। उसके बाद थर्ड पार्टी एक्सेस टू ऑयल एंड गैस के लिए जो है यहाँ पर तीसरी पार्टी को जो है यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अभी जो है ऑन गोइंग रिफॉर्म्स हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे एक और चीज यहां पर देखते हैं कि जो हमें शिफ्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और अभी करंट सिनेरियो में जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर जो फायदा हुआ इस चीज को देखते हैं। फॉर 2 decades डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिटेड फ्रॉम लिबरल ट्रेड रजीम। अगर 2 डेकेड से देखा जाए, 2 दहाइयों से, तो यहां पर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जा रही है या पुअर कंट्री या थर्ड वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं, लिबरल ट्रेड से काफी फायदा भी हुआ है, ये नहीं कि लॉस ही हुआ है। हालांकि नो डाउट यहां पर ये यूएसए का लीड करदा मॉडल है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ फायदा भी हुआ है। लोअर टैरिफ्स देखने को मिल रहा है, कंसेशनल फाइनेंसिंग, बॉइंट एफडीआई भी देखने को मिले, इजियर लेबर मोबिलिटी, उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई है। ठीक है, दीज एडवांटेजेस आर नैरोइंग रैपिडली, लेकिन अब यही एडवांटेजेस यहां पर तंग हो रहे हैं। ठीक है, अब कैसे हो रहा है? सबसे पहले अगर देखा जाए न्यू हेडविंड्स हमारे सामने, प्रोटेक्शनिज्म। आपको पता है कि यहां पर यूएसए की पॉलिसी आप चेक करें, जब से उसने टैरिफ लगाना शुरू की है तो दुनिया के अंदर समझ ले कि एक हमें न्यू ईरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिला, सबसे बड़ी एग्जांपल। ठीक है,
हालांकि ये चीज यहाँ पर ऐड नहीं है, लेकिन हम एज एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये चीज प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली है। ठीक है, जब टैरिफ लगाया गया, चाइना वाला केस आपके सामने, इंडिया वाला, यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया गया ग्रीनलैंड को लेकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर इज रिसर्जिंग ग्लोबली। जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिल रही है, जहां पर आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर जो है वो वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर जो है यहाँ पर आपका जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये मार्क कार्नी की स्टेटमेंट्स भी हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रेडरिक मर्ज जो वाइस चांसलर है जर्मनी के, उनकी भी स्टेटमेंट देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी सप्लाई चेन हमें देख रहे हो, सप्लाई में सबसे ज्यादा हेजमनी किसकी नजर आती है, यहाँ पर चाइना की नजर आती है। ठीक है, उसके बाद है एड्स एंड कंसेंशनल फ्लोज आर टाइटनिंग। तो अब जो है यहाँ पर जो एड्स और फंड्स की पहले हमें यहाँ पर भरमार थोड़ी सी देखने को मिली, तो अब तो थोड़ा सा हमें टाइटनिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद लेबर वीजाज आर बिकमिंग मोर रिस्ट्रिक्टिव। उसके बाद यहाँ पर जो लेबर वीजाज है उसके ऊपर भी काफी रिस्ट्रिक्शन। अब यूएसए को देख लें, एंटी इमिग्रेशन चल रहा है पॉलिसी पूरी। ठीक है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रहे हैं वो इमिग्रेशन के ऊपर। यूरोप कंट्रीज देख लें, उसके ऊपर भी यही है। अब अगर देखा जाए कंपेटिटिव प्रेशर क्या है पाकिस्तान को के फैक्टर इन अगर देखा जाए, तो सबसे पहले इंडिया का अगर देखा जाए तो अभी उनकी जो है यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमें डील होते हुए नजर आ रही है दोस्तों, यूरोपीय यूनियन। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जहां पर 500 बिलियन तक जो है वो क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में क्या करेंगे वो जो है वो इंपोर्ट करेंगे यूएसए से। बांग्लादेश वाला केस आपके सामने ही है, सिक्योरिंग प्रोफेशनल एक्सेस फॉर अप्रैल एक्सपोर्ट यूजिंग US cotton and imported inputs and directly challenging Pakistan textile sectors। अब देखा जाए तो बांग्लादेश का सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यूएस कॉटन। अब उनके जो है यहाँ पर हमें दोबारा जो है यूएसए और बांग्लादेश की क्लोजनेस देखने को मिल रही है जब से यहाँ पर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुई है। ठीक है, तो अब यूएसए ने भी अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि उधर से चाइना अपने कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए फिर पाकिस्तान का अगर देखा जीएसपी स्टेटस की बात की जाए, जो हमें यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से मिला हुआ, तो वो 2027 में एंड हो रहा है। उसको भी दोबारा रीनेगोशिएशंस की जरूरत है। पास्ट एक्सपोर्ट एडवांटेजेस कैन नॉट बी अज्यूम्ड। अब पास्ट में अगर देखा जाए जो फायदा हो रहा था एक्सपोर्ट से, वो ये नहीं है कि अब भी फायदा रहेगा। तो ये चीजें वो है बेसिकली जो कहा यह जा रहा है कि ये बजट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, कि ये पता हो कि ये अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, इसको भी सामने रखते हुए बजट को बनाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए ये चीजें ऐड की जा रही है कि प्रेशर, जो कंपेटिटिव प्रेशर पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है ना, वो भी यहां पर ऐड करना चाहिए, उसके ऊपर भी डिबेट जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें, शिफ्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये भी सारी चीजें जो है इनको सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद बजट कोर मैंडेट की अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 to 27 बजट मस्ट साइमल्टेनियसली कंप्लाई विद द IMF कंडीशनैलिटी। अगर बात की जाए तो टोटल उसकी सरप्रस्ती में ही जो है ये बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि उसका जो अभी एंड नहीं हुआ, बेल आउट प्रोग्राम का जो है एंड नहीं हुआ, वो 2027 के अंदर होगा, जैसे हमने पीछे कहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये बजट जो है ना ऐसा होना चाहिए कि एक सेल्फ डिपेंडेंट लगे, है ना, ताकि जो है ये ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सके। इसको जो स्टेबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं ना, उसको क्या किया जाए, एक ग्रोथ रोड मैप की तरफ लेकर जाया जाना चाहिए। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। 2027 ग्रोथ रोड मैप एंकर्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल सस्टेन्ड एक्सपेंशन, जॉब क्रिएशन एंड एक्सपोर्ट डायनामिज्म। ठीक है, तो ये इसके ऊपर पहले भी यहाँ पर डिस्कशंस हो चुकी हैं, जब यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए, इसके ऊपर भी काफी डिस्कशंस हुई थी दोस्तों। अब वो 5 पिलर्स जो हैं डिस्कस करते हैं, जो फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हैं। ये बजट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पिलर्स फॉर पाकिस्तान नेक्स्ट इकोनॉमिक फेज। अब बार बार इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके इशरत हुसैन साहब है, उनको हम अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो हम लाजमी उनको कहीं ना कहीं पे कोट करते हैं। एक चीज और बताता चलूं, जो यहां पर एस्पेक्ट्स इकोनॉमी के क्वेश्चन से डरते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन से डरते हैं, तो इन दोनों से आपको अब बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और ना ही आप इनसे जान छुड़वा सकते हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर देखा जाए तो इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन रहेगी और AI के बारे में डिस्कशन रहेगी, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेट करके दे सकता है।
तो ये आपको साथ साथ चीजें क्लियर करना पड़ेगी। पाकिस्तान नेक्स्ट बजट मस्ट सिग्नल अ डिसाइसिव शिफ्ट फ्रॉम द क्राइसिस मैनेजमेंट टू क्रेडिबल, ठीक है, जो हमें क्राइसिस मैनेजमेंट देखने को मिल रही है उसको क्रेडिबल की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी हमें देखने की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग आउटलाइन डिस्टिल the five structural imperatives that underpin this transition। तो इस चीज को देखें, सबसे पहले हमारे पास यहां पर रहने वाला है रिस्टोर इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो टेररिज्म है, टेररिज्म है। ऊपर से जो है यहां पर अफगानिस्तान के साथ भी वॉर लग चुकी है, ठीक है, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो बॉर्डर का इश्यू डिस्प्यूट चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी देखा जाए तो अभी रिसेंटली 12 प्लेसेस के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर अटैक किया गया। इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ा अंबाबारगा वाला जो हमें यहाँ पर केस अटैक देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का पाकिस्तान जो है ना एक बार फिर जो है हमें यहाँ पर जो है वो क्या ले टेररिज्म के अंदर जो है वो ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा, तो हो चुका है। तो जिस तरह हमें यहाँ पर आए दिन जो है अटैक्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा केपीके इस्लामाबाद ये जो है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद मिनरल डेवलपमेंट है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, मैरिटाइम एक्सपोर्ट्स है, ये ब्लू इकोनॉमी की बात की जा रही है मैरिटाइम एक्सपोर्ट्स की, ठीक है। एक्सपेंडेड ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ हमने रिसेंटली कागिस्तान के जो विजिट किया, उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उसका सेपरेट भी आपको जो है पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि कागिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर जो विजिट किया, तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए यहाँ पर दोस्तों। तो वो लाजमी आपने यहाँ पर जो है वो लेक्चर ले, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि सेंट्रल एशिया के साथ हम रिलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि कॉरिडोर जो कराची की पोर्ट्स हैं तो और सेंट्रल एशिया तक उनकी कनेक्टिविटी हो सके। लेकिन सबसे बड़ी जो हर्डल यहाँ पर नजर आ रही है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से के साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल डिपेंड ऑन रेस्टोरेंट सिक्योरिटी स्पोर्ट्स, जिस तरह हमें एपीएस का यहाँ पर मामला देखने को मिल रहा, पिशावर के अंदर ये अटैक किया गया था, ये तो आपको खैर ऑलरेडी पता है सारी चीजें। लेकिन उसके बाद जो काफी हद तक जो सिक्योरिटी ठीक की गई, लेकिन अब फिर वही हमें मामला देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसी कैन नॉट कंपनसेट फॉर इनसिक्योरिटी, इट कैन ओनली बी बिल्ट ऑन द स्टेबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना वो स्टेबिलिटी के ऊपर ही बिल्ट की जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। उसके बाद है सेकंड हमारे पास है फिक्स इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। हम बार बार जो बात करते थे ना कि न्यू प्रोविंसेस बना लें और यहाँ पर पता, अब देखें 4 प्रोविंसेस है वो भी एक पेज के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। अब जो यही मसला सारा कह ले कि यहाँ पर एक तो लैक ऑफ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन है, डायलॉग एंगेजमेंट, ये फिर जो है ना एक पेज के ऊपर नहीं आते, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है, इनकी कोऑर्डिनेशन देखने को हमें जो है वो नहीं मिलती। तो दो यहाँ पर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई ताकि इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन को जो है वो बहाल रखा जा सके, लेकिन वो भी हमें यहाँ पर काम करते हुए नजर नहीं आ रही, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को यहाँ पर जो है बजटरी जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। एनएफसी अवार्ड को भी यहाँ पर रिन्यू करना चाहिए भाई, क्योंकि न्यू कह ले कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, उसका राइट है कि बजटरी पूरा फ्रेमवर्क देखे, एनएफसी को जो है यहाँ पर रिव्यू ले उसका, ठीक है, ताकि इससे होगा क्या कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर इंश्योर होगी। पॉलिसी क्लियरिंग हाउस एंड मॉनिटर, फिजिकल ऑपरेशन को मॉनिटर करना चाहिए। कॉमन क्या है यहाँ पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या मस्ट वाटर अपॉर्शनमेंट, उसके बाद टेलीमेट्री, उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस एंड पॉलिसी कोहेरेंस मस्ट रिप्लेस पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन। जो पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर या तजाद के ऊपर बनाई जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब वो क्या होनी चाहिए, पॉलिसी कोहेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तब भी यहां पर पॉसिबल है जहां पर यहाँ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बिल्ड करेंगे प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान में, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर पर है हमारे पास शिफ्ट टू परफॉर्मेंस ड्राइवन गवर्नेंस। कहा यह जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड बेसिकली जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए या गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है। लाइन मिनिस्ट्रीज एंड प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स मस्ट मूव
फ्रॉम प्रोसेस ड्राइवन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिजल्ट्स बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय बस किया जाना चाहिए रिजल्ट बेस्ड जो है यहाँ पर मैनेजमेंट होनी चाहिए, ताकि अपने गोल्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, उसका एनुअल बिजनेस प्लान होना चाहिए, उसके लिए परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स होने चाहिए विद पीएम्स एंड सीएम्स एंड मेजरेबल केपीआईज एंड शुड रिप्लेस एंडलेस समरीज री एग्जामिनेशन। इनके दोबारा जितने भी यहाँ पर प्लान बनाए जा रहे हैं, इनके दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन और उनको दोबारा जो है यहाँ पर जो है वो उसका रिव्यू भी होना चाहिए, उसके बाद री एग्जामिनेशन भी उसकी होनी चाहिए। और जितना भी एनुअल बिजनेस प्लान बन रहा है वो कौन बनाएगा, यहाँ पर जितने भी प्रोविंशियल सीएम है वो भी बैठकर बनाए, जितने भी एमपीज मींस पूरा जो है यहाँ पर सेंटर और प्रोविंस मिलकर जो है इसके ऊपर काम करे, ये बेसिकली कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। रूल्स ऑफ बिजनेस मस्ट बी, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है इन चीजों को, जब आप रूल ऑफ बिजनेस मस्ट बी अमेंडेड एंड पीएम सीएम सेक्रेटेरिएट्स रैशनलाइज्ड एंड गवर्नेंस मस्ट बी डिफाइंड बाय अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स नॉट पेपर वर्क। और ये इंश्योर करवाया जाए रूल्स बिजनेस के अंदर ऐड करके कि जो भी यहां पर काम किया जाना चाहिए वो एक तो रिजल्ट बेस्ड हो और सेकंड क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, और फिर क्या हो यहां पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस और जस्टिस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जस्ट जो है पेपर की हद तक ना हो, यहां पर पूरा जो है इसके अंदर जो है ये चीजें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिव्यू इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। आपको पता है कि अब दो ही हमारे पास यहां पर सेक्टर है जो अपना रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, या बजट को ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सकता है। जब दो ही, एक तो आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी होनी चाहिए, सेकंड आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा, दोनों चीजें है ना। तो अगर देखा जाए तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज विजिबल। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो विजिबल लग ही रही है, जब आपकी जहां पर एनर्जी की प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगी, जब आगे कह ले कि यहाँ पर टैक्स जो देखने को मिल रहे हैं, कोई रिलीफ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी वजह यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस आप देख लें, ठीक है, लोड शेडिंग देख लें, आपकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो है वो बंद हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है इंपोर्ट्स ऑफ द बेस रॉ मटेरियल्स हैव रेंडर्ड डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स अनकम्पिटिटिव। उसके बाद टैक्स, टैरिफ्स, एनर्जी प्राइसिंग, R&D, एंड उसके बाद हमारे पास स्किल्स, एकेडमिया, इंडस्ट्री लिंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंगेजमेंट मस्ट अलाइन टू रेज प्रोडक्टिविटी। ये जितनी भी चीजें है ना, टैक्स है, टैरिफ है, एनर्जी प्राइसिंग है, स्किल्स है, एकेडमिया, इंडस्ट्री लिंक, ये सारी बेसिकली इनका पर्पस क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की तरफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, फोकस प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, ADP एलोकेशन शुड प्रायोरिटाइज प्रोडक्टिविटी इनहैंसिंग इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कंट्री विद अ वास्ट इरिगेशन सिस्टम। इतना इरिगेशन सिस्टम वास्ट होने के बावजूद भी क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर 10 बिलियन जो है फूड स्टफ जो है हमें बाहर से जो है इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे भी जान यहां पर छुड़ानी पड़ेगी। तो पूरा बजट जो बात की जा रही है ना कि इकोनॉमिक कह लें कि स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ कैसे लेकर जाया जा सकता है, और IMF से कैसे जो है हम दूर हट सकते हैं या छुटकारा हासिल किया जा सकता है, तो ये वही चीजें हैं जिनको बजट जो पेश किया जा रहा है उसके अंदर जो है यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद है लास्ट हमारे पास 5th नंबर पर है कंप्लीट द रेगुलेटरी गैल्टन। अगर बात की जाए तो यहाँ पर गैल्टन की तो आउटडेटेड, रिस्ट्रिक्टिव एंड रिडंडेंट फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल रेगुलेशंस या मस्ट बी एलिमिनेटेड। जितने भी आउटडेटेड है, रिस्ट्रिक्टिव है, आप कह सकते हैं, रिडंडेंट है, फेडरल है, प्रोविंशियल, लोकल रेगुलेशंस, उनको क्या करना पड़ेगा, यहां पर खत्म करना पड़ेगा। ओल्ड जितने भी है, यूनिफाइड पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल जो है यहां पर एक बनाना चाहिए, बिजनेस पोर्टल। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड परमिट्स, लाइसेंस जो दे यहां पर, NOCs यहां पर जो है वो दे सके, यहां पर सिंगल विंडो होने चाहिए, शुड सिंप्लीफाई बिजनेस एंट्री एंड कंप्लायंस फॉर द डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स अलाइक। ठीक है, तो ये बिजनेस पोर्टल होना चाहिए जो फौरी तौर पर लाइसेंस भी दे, NOC भी जो देता जाए बिजनेस के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर बात की जाए स्ट्रक्चरल जो हम रिफॉर्म कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना भी जरूरी है फॉर सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। ठीक है, अब देखा जाए फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू कंपेटिटिवनेस द पॉलिसी आर्किटेक्चर पाकिस्तान नीड्स टू ग्रेजुएट IMF सुपरविजन बाय 2027। अब करना क्या, सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमारे है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर,
ठीक है, ग्रांट फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू स्पेशल इकोनॉमी, उनको फुल जो है यहाँ पर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर कभी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आ रही है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। डिलीवर यूटिलाइजेज एंड फैसिलिटेशन सर्विस सीमलेसली। उसके बाद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टू प्रोवाइड लैंड, पावर एंड वाटर फॉर डाटा सेंटर्स, ठीक है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ओपन टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म्स। उसके बाद है सेकंड, लेबर लॉ कंसोलिडेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर प्रोविंसेस को चाहिए जितने भी फ्रेगमेंटेड लेबर्स हमें यहाँ पर रूल्स देखने या कानून देखने को मिल रहा है, उनको भी यहाँ पर ठीक करना चाहिए। इंश्योर डिग्निटी, रीस्किलिंग, फेयर कंपनसेशन, हाउसिंग, मेडिकल केयर्स होने चाहिए। रिवाइज एंड मर्ज सोशल सिक्योरिटी, वर्कर वेलफेयर फंड होने चाहिए। प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड्स जो है इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पर गारंटी पोस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद गारंटी पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी थ्रू कोहेरेंट एंड स्ट्रीमलाइंड स्कीम्स, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके ऊपर भी हम काफी यहाँ पर सजेशंस देते हुए नजर आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो अगर देखा जाए तो ट्रीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज ए सिस्टम नॉट ए स्लोगन, सिर्फ बातों की हद तक नहीं और या नाराबाजी की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। यहाँ पर रिफॉर्म्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड सिंगल फिजिकल ईयर्स, सेट अ क्लियर इरिवर्सिबल डायरेक्शन नाउ, एलिमिनेट अब्रप्ट पॉलिसी रिवर्सिबल डिस्क्रिशनरी इंटरवेंशन जो हमें देखने को मिलती है, अनप्रिडिक्टेबल रेगुलेटरी एक्शंस। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर आईएमएफ एग्जिट पाथवे, कैसे निकला जा सकता है, सिंगल ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन टू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। क्या चीज है यहाँ पर, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। जब यहाँ पर जो बजट पेश किया जा रहा है, जब आपकी इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ की तरफ जाएगी, तब भी जो है पॉसिबिलिटी है कि हम आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या उससे एग्जिट कर सकते हैं। अब जितने भी यहाँ पर चीजें हम डिस्कस की, 5 पिलर है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, वो सारे बजट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, उनको सामने रखना चाहिए, उनका डिबेट होनी चाहिए, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि एक कह ले ऐसा बजट बनाया जा सके। हालांकि कंडीशनलिटीज किसकी है, आईएमएफ की है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए एक सेल्फ कह ले के यहाँ पर डिपेंडेंट और एक कह ले के ग्रोथ ओरिएंटेड कह ले कि आप एक रोड मैप जो है बनाया जाना चाहिए, ताकि उससे फिर हमें एग्जिट जो है वो मिल सकता है। उसके बाद एंकर नेक्स्ट बजट इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस, सिक्योरिटी, कंपेटिटिवनेस, प्राइवेट सेक्टर डायनामिज्म, मेक 2027 आईएमएफ प्रोग्राम एग्जिट मीनिंगफुल नॉट मेरे प्रोसीजरल, एक पीस प्रोसीजरल ना हो कि हमें अब बस जो है आईएमएफ से जो है वो एग्जिट करना है, बल्कि एक मीनिंगफुल हो के हम यहाँ पर अब जो है आईएमएफ से एग्जिट करने के काबिल हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जो है वो चल पड़ी। बेसिकली ये बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है यहाँ पर ओपिनियन आर्टिकल सिल्वर लाइनिंग, ये हमारे पास केस स्टडी रहेगा दोस्तों। जिस तरह यहाँ पर पहले भी मैंने बताया, हमारा एग्जाम के अंदर जब अब हम जेंडर इनक्वालिटी की बात होती है या हमें यहाँ पर विमेन जो है चैलेंजेस जो फेस कर रही हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर अफगानिस्तान की एग्जाम्पल देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं वो सीरिया की दे सकते हैं। अब सीरिया के अंदर क्या हुआ कि 2024 के अंदर जो है यहाँ पर दिसंबर 2024 तो बशर अल असद जो है यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो चुकी है, ठीक है, अथॉरिटेरियन रूल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है एक हमें रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है, अभी एंड टाइम गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है जो अभी पूरा रन कर रही है सीरिया को, ठीक है। अब इसके अंदर ही हमें जो है यहाँ पर जो है सीरियन वुमेन जो है वो फाइट कर रही हैं फॉर देयर राइट्स, ठीक है। तो अब वो जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार किया जा रहा है उसके अंदर अपना रोल प्ले करके जो है अपना फ्यूचर जो है वो कह ले के एक रिटर्न फॉर्म में लेकर आ सकती है, नहीं तो फिर अनरिटर्न ही रह जाएगा, ठीक है। ये चीज बेसिकली कही जा रही है। फाइट फॉर सीट एट द टेबल एज शैटर्ड नेशन रीबिल्ड्स फ्रॉम द स्क्रैच। मेन पॉइंट्स एट ग्लस की अगर बात की जाए, होप एंड डिस्ट्रक्शन। अब जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई जब बशर अल असद की यहाँ पर गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, तो कुछ अभी भी यहाँ पर उम्मीद की किरण यह कह रहे हैं कि नजर आ रही है कि यहाँ पर मरियम जलाबी और द सीरियन वुमेन पॉलिटिकल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप नोट डाउन करेंगे। सीरियन वुमेन्स पॉलिटिकल वुमेन see an unprecedented opportunity building an equitable system from the ground up in the country hollowed out by war and dictatorship।
अब ये बशर अल असद की बात की जा रही है। पूरा जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला हमें प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिला सीरिया के अंदर, तो वो अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो एक उम्मीद की किरण है कि ये लोग जो है अब अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। हालांकि ये हमें यहाँ पर जो वुमेन पॉलिटिकल मूवमेंट देखने को मिली, ये 2017 के अंदर इसको बनाया गया था। तो बशर अल असद ये काफी जो है यहाँ पर स्ट्रगल करते रहे हैं, लेकिन इनको जो हासिल होने चाहिए थे इसके रिजल्ट्स वो हासिल नहीं हुए। Founded in 2017 by feminist activists who grew weary of the lobbying male-dominated resistance factions for inclusion the उसके बाद हमारे पास SWPM, ये इसी की बात की जा रही है, सीरियन वुमेन पॉलिटिकल मूवमेंट टर्न्ड द टेबल्स ऑर्गेनाइजिंग देयर ऑन मीटिंग्स सेंट्रेंस एंड चैलेंजिंग द फेसिंग सीरियन वुमेन। इन्होंने फिर यहाँ पर जो है क्या किया, जब यहाँ पर बशर अल असद थे, गवर्नमेंट में नजर आती है, तो इन्होंने अपने ही यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू की, मीटिंग्स की यहाँ पर वुमेन्स के साथ मिलकर के उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। पूरे यहाँ पर जिस तरह हमें 1980s के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक वुमेन एक्शन फोरम देखने को मिला था, तो सेम इसी तरह जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के हमें सीरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। क्राइसिस ऑन द ग्राउंड्स की अगर बात की जाए, डिस्पाइट असद फॉल इन दिसंबर 2024 वुमेन स्ट्रगल्स फॉर फूड शेल्टर बेसिक सर्विसेज incomes remain painfully low relative to the cost of the essentials, pushing the SWPM back into the humanitarian crisis। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फूड शेल्टर्स यहाँ पर या बेसिक सर्विसेज इनको नहीं मिल रही थी। उसके बाद जो यहाँ पर इनको पे मिलनी चाहिए थी वो भी बड़ी पेनफुल थी, जो बिल्कुल इनकी जरूरियात को पूरा ना कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने, इनको फिर जो है एक बार जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में धकेल दिया गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ नंबर पर बात की जा रही है द कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के लिए ये क्या कर सकती है, बेसिकली जो सीरियन वुमेन पॉलिटिकल मूवमेंट है ये अपना रोल प्ले कर सकती है, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सीरिया नाउ ऑपरेट्स अंडर इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन विद नो परमानेंट चार्टर। अभी भी कोई भी परमानेंट डॉक्यूमेंट नजर नहीं आ रहा जो पूरे स्टेट को चलाए। यहाँ पर एक एंड टर्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, उसके बाद इफ वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्राफ्टिंग प्रोसेस, अगर यहाँ पर वुमेन्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है या प्रिपेयर किया जा रहा है सीरिया के अंदर, तो ये फिर कह ले कि यहाँ पर जो है इनको जो चांसेस मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ये इनको हमेशा से फिर इनक्वालिटी का सामना करना पड़ेगा। जनरेशन रिस्क इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनक्वालिटी एंड पॉलिटिकल अरेज, इनको पॉलिटिकल जो है पार्टिसिपेशन से भी फिर जो है वो अरेज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस चल रहा है, बन रहा है, जो डिस्करेजिंग इलेक्टोरल रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत से ज़्यादा हमें इलेक्शंस होते हुए नजर आए, जिनके बारे में बात की जा रही है। ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको कि काफी जगह पर यहां पर इलेक्शंस हुए जहां पर वुमेन्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उनको एक सीटें वहां पर मिली जो बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए थी। ठीक है, जो रिजल्ट्स देखने को मिलने चाहिए थे वो यहां पर नहीं मिले, ये चीज कही जा रही है। ट्रांजिशनल जस्टिस डायलेमा देखने को मिल रहा है। दिस द स्केल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी, येट परपिट्रेटर्स स्पेन द असद regime, IS Turkish backed groups of women who often suffered most ask will all actors held to be account। ठीक है, तो अब जो है ना ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। 7th नंबर भी साथ डिस्कस कर लें। द लॉन्ग आर्क ऑफ द रेवोल्यूशन की बात की जाए, एज ए जर्नलिस्ट अनंत गोपाल क्या कहता है यहाँ पर, रेवोल्यूशनरी चेंज अनफोल्ड अक्रॉस द डेकेड्स नॉट अ डेज। जो चेंज आता है ना, जो रेवोल्यूशन आता है वो एक दिन में नहीं आता, उसके लिए टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज है। ठीक है, ये कहा जा रहा है बेसिकली। द अनडांटेड वुमेन ऑफ SWPM आर द वर्किंग नाउ टू इंश्योर सीरियन वुमेन क्लेम अ प्लेस इन द नेशंस अनरिटन फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरिटन फ्यूचर की जो बात की जा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो सीरियन वुमेन पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको यहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहिए, नहीं तो इनको हमेशा से जो है वो कह लें कि नेशंस अनरिटन फ्यूचर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि इस चीज से जो है ये बच सके यहाँ पर और एक रिटर्न फॉर्म में आ सके। सबसे पहले अगर देखा जाए, फीडिंग इज नॉट इनफ, पाकिस्तान साइलेंट फूड क्राइसिस, डाइट हैवीली रिलायंट ऑन द ग्रेन्स एंड शुगर्स आर क्रिएटिंग साइलेंट क्राइसिस इन पाकिस्तान। देखिए सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ना शुगर का, रहा शुगर की वजह से डायबिटीज यहाँ पर लोगों के अंदर बढ़ती जा रही, बीमारी बढ़ती जा रही।
अब शुगर कह लें कि ये जितनी ज़्यादा सस्ती है उतनी ही ज़्यादा पाई जा रही है और इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, जो हेल्दी फूड या हेल्दी डाइट होनी चाहिए, वो नज़र यहाँ पर नहीं आ रही दोस्तों, ये चीज़ कही जा रही। उसके बाद है लीडिंग टू वाइड स्प्रेड अंडर नरिशमेंट एंड सर्जिंग डायबिटीज एपिडेमिक, द फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी टू होलिस्टिक फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा पाकिस्तान को, यह बात कही जा रही है। फूड सिक्योरिटी जो बात करते थे ना, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब बल्कि किसकी तरफ जाना पड़ेगा, होलिस्टिक फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा, यह इंपॉर्टेंट चीज है। अब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट क्या कह रही है यहाँ पर, न्यू एविडेंस फ्रॉम द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लीड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों की बात करेंगे यहाँ पर, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लैरिफाइज द एक्सेस प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जो की चैलेंजेस इन पाकिस्तान फूड सिस्टम है, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी जो है यहाँ पर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट भी कह चुकी है, और उसके बाद जो यहाँ पर फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एक इनिशिएटिव लिया गया, और किसने लिया यहाँ पर, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसकी है, बेसिकली यूएनओ की। ठीक है, अब की चैलेंजेस की बात करेंगे जो हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फर्स्ट अगर देखा जाए हमारे पास की चैलेंजेस क्या है फूड सिस्टम के अंदर, मेल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज एपिडेमिक यहां पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान फेसेस अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट अडल्ट डायबिटीज प्रेवलेंस, देखा जाए तो 26.7% से लेकर 30.8%, जिनकी कितनी बढ़ती है यहाँ पर तादाद, 34.5 मिलियन लोग बनते हैं यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद 34% ऐसे हैं बच्चे जो बिल्कुल कह लें कि नशोनुमा नहीं हो पा रही, जिनकी जो एज 5 के अंडर है। उसके बाद है अनअफोर्डेबल हेल्दी डाइट, उनमें से अगर देखा जाए 60.3% ऐसे लोग हैं जो है हेल्दी डाइट की तरफ जो है वो एक्सेस नहीं है उनको। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कंट्रीब्यूटर टू अंडर नरिशमेंट की अगर बात की जाए तो 16.5% नजर आते हैं, और इसी तरह अगर 23% जो हमें मोटापे का शिकार नजर आते हैं, सिर्फ किसकी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी डाइट। उसके बाद है यहाँ पर लैक ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करेंगे, ये नेशनल फूड सप्लाई शोज सिग्निफिकेंट गैप्स इन फ्रूट्स वेजिटेबल पल्सेस लेगिम्स। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू बैलेंस न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर जो दालें वेजिटेबल्स होनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ा मसला जो है ना यहाँ पर शुगर का आ रहा है, जो शुगर यहाँ पर डे बाय डे हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, उसकी वजह से डिजीजेस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी से निकलकर फूड यहाँ पर कह लें कि एक होलिस्टिक फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आना पड़ेगा, जो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है फूड एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान फूड पॉलिसी प्रायोरिटाइज्ड स्टेपल फूड अवेलेबिलिटी, हाउएवर द नेशनल challenge has evolved demanding a system that ensures access to diverse and nutritious foods। सबसे ज्यादा फोकस क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला फूड होना चाहिए, जो हेल्दी डाइट हो। ठीक है, अब हर्डल्स क्या है, हर्डल्स टू फूड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस चीज को यहां पर देखेंगे। सबसे बड़ी जो पहले हर्डल आती है फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा नैरो पॉलिसी फोकस। Policy remains primarily focused on staple foods, limiting the definition of the food security। एग्रीकल्चर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ट्रीट्स फूड सिक्योरिटी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एज एन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। उसके बाद एब्सेंस ऑफ द मॉडर्न गवर्नेंस की बात की जाए तो लैक ऑफ मॉडर्न फूड सिस्टम गवर्नेंस इंटीग्रेटेड डाइवर्स एक्टर्स एंड प्रोसेसेस। तो अब ये हमें यहाँ पर हर्डल्स देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर 4 ट्रैक्स फॉर इमीडिएट एक्शंस, अब ये वो हैं जो यहाँ पर फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये एक्शंस। सबसे पहले देखा जाए इंसेंटिव्स डाइटरी डाइवर्सिटी, तो सपोर्ट द प्रोडक्शंस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट डेंस फूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस बियॉन्ड द स्टेपल क्रॉप्स। उसके बाद हमारे पास रिड्यूस्ड फूड लॉसेस एंड वेस्ट, कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड एस्टिमेटेड एट 20 to 40% टू एक्सपैंड इफेक्टिव सप्लाई विदाउट रिक्वायरिंग मोर लैंड और वाटर। उसके बाद है बिल्ड अवेयरनेस फॉर हेल्दी डाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए। कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिमांडिंग बेटर न्यूट्रिशन एंड लीडर्स डिलीवरिंग इट। उसके बाद लिवरेज फिजिकल पॉलिसी, यूज कोहेरेंट टैक्सेशन,
सब्सिडीज, उसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट टू शिफ्ट प्राइसेस एंड इंसेंटिव्स टूवर्ड्स हेल्दी चॉइसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट रहेगी, फूड सिस्टम दैट रिलायबली delivers healthy diets is not a luxury agenda, it is economic policy, resilience policy and ultimately nation building। तो ये यहां पर लास्ट वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो फूड क्राइसिस है बेसिकली उसके बारे में डिस्कशंस की कि जो शुगर की मिकदार है वेट की वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। लेकिन जो हेल्दी डाइट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, जिस तरह वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद आपके दालें हैं, ये यहाँ पर नहीं मिल रहे, इनकी किल्लत बेसिकली देखने को मिल रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान को जो है ना यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी की जो बात करते थे, पाकिस्तान को फूड इनसिक्योरिटी या फूड क्राइसिस का मसला है, तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी से हटकर जो है अब हमें एक होलिस्टिक फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, और उसके लिए हमने कुछ हर्डल्स थी वो भी डिस्कस की, और उसके साथ हमारे जो यहाँ पर कुछ एक्शंस लेने थे वो भी हमने यहाँ पर साथ साथ डिस्कस किए। अब चलते हैं वोकैब की तरफ। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब रहने वाली है फ्रेंड्स, वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वर्ड हमारे पास क्या है, पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब क्या था, सेकंड लास्ट, जो आखिरी से पहले वाला, सेकंड टू लास्ट या सेकंड लास्ट भी आप कह सकते हैं। एफिकेसी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, या इफेक्टिवनेस, आप मुअस्सरियत भी कह सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस या पोटेंसी। इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डाउट या अनक्वेश्चनेबली ट्रू, ठीक है, नाकाबिले तरदीद। ठीक है, जो आप कहते हैं कि जिससे इनकार ना किया जा सकता या जिससे के ऊपर कोई क्वेश्चन रेज ना किया जा सकता हो। कैच फ्रेज का मतलब होता है वेल नाउन रिपीटेड फ्रेज और स्लोगन, आप इसको नारा भी बोल सकते हैं यहाँ पर, स्लोगन या मोटो। ठीक है, रेजोनेंट का मतलब होता है डीप क्लियर कंटिन्यूस साउंड, आप गरजदार आवाज भी कह सकते हो। इमोशनली पावरफुल और मीनिंगफुल, ठीक है, इक्विंग या सोनोरस। उसके बाद है लिब्रेंथ। लिब्रेंथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क और मेज, समथिंग हाईली कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ज्यादा पेचीदा हो दोस्तों, मेज या नेटवर्क आप इसको। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स या पीसेस, आप कह सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बिखर जाना, या तोड़ फोड़ को भी आप कह सकते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन या डिवीजन, जो तकसीम है आप उसको भी कह सकते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ ज्यादा इसके जो है क्लोज मीनिंग रहेगा। उसके बाद हमारे पास है वर्ड नेक्स्ट है जो कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है अ प्रोसेस वेयर समथिंग हैपेंस इन द स्टेजेस लाइक वाटरफॉल, जिस तरह हमें जो है आबशार नहीं नीचे गिरते हुए आवाज आती है या एक उसका जो सिलसिला हमें नजर आता है, उसी तरह इसको बोला जाता है। ठीक है, एक सिलसिलावार। उसके बाद है फॉर्मेडेबल। फॉर्मेडल और ऑलरेडी आपको पता है इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू द बीइंग पावरफुल या डिफिकल्ट, ठीक है, खौफनाक तरीके से आप कह सकते हैं, पावरफुल या इंटिमिडेटिंग। उसके बाद है कंटेंशियस का मतलब लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट या डिसएग्रीमेंट, आप सीधा कह सकते हैं कि लड़ाकू या झगड़ालू भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। कॉन्ट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड। उसके बाद है रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड, प्रॉफिटेबल, ठीक है, फायदा पहुंचाना, प्रॉफिटेबल या लक्रेटिव। उसके बाद है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है यहाँ पर अ लार्ज कॉर्पोरेशंस मेड अप ऑफ द डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज मिलकर जो है एक कह लें कि एक कॉर्पोरेशन बनाते हैं, आप मजमुआ भी कह सकते हैं बेसिक, कॉर्पोरेशन या कंबाइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड रहने वाला यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अभी हम जो इसको डिस्कस भी करते आए। वर्ड हमारे पास रहेगा गिलेटिन। गिलेटिन का मतलब होता है बेसिकली मेटाफोरिकली अगर इसको बोला जाए तो सडन सवेयर कट को बोला जाता है, सर कलम कर देना या खात्मा कर देना। वैसे इसको देखा जाए तो मशीन यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन बाय बी हेडिंग, या मेटाफोरिकली अगर बोला जाए तो आ सडन सवेयर कट या कटर या बी हेडिंग डिवाइस, ठीक है, सर कलम कर दे। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। इंटर्नशिप को बेसिकली बोला जाता है जो आपका तरबियती दौर होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रेशनरी पावर जो है आप बोलते हैं जिस तरह हम, तो ये हमारे पास डिस्क्रेशनरी रहेगा बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, या ऑप्शनल जो आपके पास पावर्स होती हैं उनको बोला जाता है ऑप्शनल या फ्लेक्सिबल। वेंजेंस का मतलब होता है इंतकामी, बदला लेने वाला, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड इन रिटर्न फॉर इंजरी या रिवेंज आप इसको कह सकते हैं, रेट्रीब्यूशन। श्रेडेड का मतलब होता है टर्न इनटू स्मॉल पीसेज, रेजा रेजा कर देना या छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो
बिखेर देना या छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देना, टॉर्न या रिप्ड भी आप इसको कह सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।